डील विद द जापानीज येन। तो बेसिकली क्या कर रहा है कि एक मेसर्स बीसीडी है, वो 100 मिलियन जापानीज येन रिमिट करना चाह रहा है। रिमिट का मतलब होता है ट्रांसफर करना, टीटी के माध्यम से। टीटी समझते हैं ना, टीटी होता है टेलीग्राफिक ट्रांसफर। और आपको कुछ रेट दी गई है, डॉलर डॉलर वर्सेस आईएनआर की रेट दी गई है, और डॉलर वर्सेस जापानीज येन की रेट दी गई है, और मार्जिन की वैल्यू दे रखा है इन्होंने। तो सवाल ये है कि मेसर्स बीसीडी को कौन सा रेट कोट करेंगे, और दूसरा सवाल है कि इनके अकाउंट में कितना रुपी अमाउंट डेबिट होगा। तो पहले रेट बताना है और दूसरे में हमें अमाउंट बताना है, राइट। सो दीज आर द टू पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं इस पे। तो सबसे पहला सवाल आपसे है कि क्या यह ट्रांजैक्शन में इंपोर्टर रुपया दे रहा है और फॉरेन करेंसी जा रहा है, बताइए यस या नो। मेरा सवाल यह है कि ये जो ट्रांजैक्शन है इसमें जो हमारा इंपोर्टर है, राइट, क्या इंपोर्टर रुपया दे रहा है, इज ही गिविंग द रुपीज, और फॉरेन करेंसी जा रही है। यदि आपको लगता है कि हाँ तो प्लीज यस टाइप कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इंपोर्टर है ना, ये एक इंपोर्ट इनवॉइस का पेमेंट है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, पढ़िए ध्यान से, साफ साफ लिखा हुआ है, इट इज अ पेमेंट ऑफ एन इंपोर्ट इनवॉइस। इंपोर्ट इनवॉइस का मतलब क्या हुआ, आपने मान लीजिए कुछ इंपोर्ट किया तो आपको पेमेंट तो करना ना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो वही चीज हो रहा है कि इंपोर्टर इंपोर्ट इनवॉइस का एक पेमेंट है। तो सबसे पहला काम ये होता है कि ट्रांजैक्शन के टाइप को डिसाइड करना। तो यहाँ पे जो मेसर्स बीसीडी है इसको जापानीज येन रेमिट करना है, समझ में आया। जापानीज का करेंसी होता है येन, तो उसको रेमिट करना है उतना। और वो पेमेंट किस में करेगा, इंडियन रुपीज में पेमेंट करेगा। तो बैंक यहाँ पे क्या करेगा, देखिए होगा क्या कि ये जो बीसीडी है ना, ये जाएगा बैंक के पास। ये कहां जाएगा, बैंक के पास, राइट। तो ये बैंक को क्या करेगा, बैंक को अपना रुपया देगा ये, ठीक है। और बैंक से रुपया के बदले में क्या लेगा, ये जापानीज येन लेगा। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो बैंक से ये जापानीज येन ले रहा है और बैंक को ये रुपी दे रहा है, कौन, बीसीडी। ये क्लियर हो गया। तो आप बता सकते हैं ये कैसा रेमिटेंस है, आउटवर्ड रेमिटेंस है या इनवर्ड रेमिटेंस है, प्लीज टेल मी। इज इट अ काइंड ऑफ आउटवर्ड रेमिटेंस और इनवर्ड रेमिटेंस। क्योंकि देखिए हो क्या रहा है कि बैंक को ये रुपया जाके देगा और बैंक से बदले में जेपीवाई लेगा। प्लीज टेल मी, इज इट अ काइंड ऑफ आउटवर्ड और इनवर्ड। हाँ, प्लीज टाइप करें, क्या लगता है किस प्रकार का रेमिटेंस है। इज इट अ काइंड ऑफ आउटवर्ड रेमिटेंस और इनवर्ड, यस वेरी गुड, आउटवर्ड, वेरी गुड, आउटवर्ड रेमिटेंस है। चलिए यहां तक तो क्लियर है आपको कंसेप्ट। तो अब देखिए आउटवर्ड रेमिटेंस है, आपको पता ही है कि जब भी हम खरीदेंगे तो सस्ते में खरीदेंगे और जब भी हम बेचेंगे तो महंगे में बेचेंगे। तो यहां तो हमें चूंकि आउटवर्ड रेमिटेंस है बैंक के परस्पेक्टिव में, राइट। तो आइए दोस्तों अब आप यहाँ पे क्रॉस रेट का कंसेप्ट यहाँ पे हमें यूज करना है। क्यों क्रॉस रेट का कंसेप्ट यूज करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो डीलिंग हो रही है ना वो रुपी और जापानीज येन में हो रही है, लेकिन हमें डायरेक्ट रेट जापानीज येन और रुपी का नहीं दे रखा है, राइट। तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, क्रॉस करेंसी का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आइए आइए कैलकुलेट करते हैं क्रॉस करेंसी को। तो आपको रेट किसका दिया हुआ है, देखिए तो आपको रेट दिया हुआ है डॉलर वर्सेस आईएनआर और डॉलर वर्सेस जेपीवाई, समझे। तो दो रेट आपको दिया हुआ है। तो आप इसमें सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि आपको यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि कौन सा, जैसे देखिए आप डॉलर वर्सेस आईएनआर है, इसमें 75.2500 लें या 2600 लें, क्या लगता है दोस्तों, टाइप कीजिए तो। डॉलर वर्सेस आईएनआर में कौन सा रेट लीजिएगा, 75.250। तो बेसिकली बैंक क्या कर रही है, जापानीज येन बेच रही है। बैंक के पर्सपेक्टिव में आपको सोचना है ना। बैंक कोट करेगी ना रेट को, तो बैंक जापानीज येन बेच रही है। तो बैंक क्या बोलेगी कि पहले मैं आपके आईएनआर को डॉलर में कन्वर्ट कर देता हूं और फिर डॉलर को हम जेपीवाई में कन्वर्ट कर देंगे। तो जरा सोच के बताइए कि जब आईएनआर डॉलर का कन्वर्जन हो रहा है तो बैंक कौन सा रेट कोट करेगी, 2500 या 2600, सोच के बताइए तो थोड़ा। देखिए आपको लॉजिक वही अप्लाई करना है, बाय लोज, यस वेरी गुड, 2600, वेरी गुड, राइट। 2600 वाला रेट यूज करेगी। क्यों यूज करेगी, क्योंकि यहां बेच रही है बैंक, और जब भी कोई बेचता है तो लॉजिक यही रहता है कि हायर दाम पे बेचे, राइट, बाय लो सेल हाई। चलिए तो ये क्लियर हो गया। तो हम लोग जो है यहाँ पे 2600 यूज करेंगे, यानी कि मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, वी विल यूज 75.2600। चलिए अब जरा डॉलर और जापानीज येन को जरा देखिए तो। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे दो रेट दिया हुआ है, 116.50 और 116.60। यहाँ पे कौन सा रेट यूज होगा,
कम वाला रेट या ज्यादा वाला रेट, बिड रेट या यहाँ पे हायर रेट। देखिए इसके लिए लॉजिक आपको क्या देखना है दोस्तों, इसके लिए लॉजिक आपको ये देखना है कि हमारा बेस करेंसी क्या है। इस केस में बेस करेंसी है हमारा जापानीज येन, समझ में आया। इस केस में जापानीज येन हमारा बेस करेंसी है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं। देखिए आपको हमेशा बेस करेंसी देखना है। तो इस केस में बेस करेंसी था डॉलर, और हमने देखा कि हाँ बैंक जो है डॉलर, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे बेस करेंसी है हमारा जापानीज येन, और इस पार्टिकुलर केस में हम लोग जो रेट लेंगे वो लोअर वाला रेट लेंगे, 116.50 रेट लेंगे। वी विल नॉट टेक द 116.60। ये समझ में आ रहा है दोस्तों? यस, हियर वी विल टेक 116.50, राइट, आवर बेस करेंसी रेट, कम वाला रेट लेंगे। तो आपको दोनों रेट क्लियर है कि किस केस में कौन सा रेट लेना है। पहले केस में 75.2600 लेना है, और सेकंड केस में 116.50 लेना है। अब क्या करना है दोस्तों, अब आपको सिंपल सा मैथमेटिक्स अप्लाई करना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि $1 इज इक्वल टू 75.2600 रुपीज, लिख सकते हैं। और आप ये भी तो लिख सकते हैं कि $1 इज इक्वल टू 116.50 जापानीज येन, लिख सकते हैं ना। अच्छा, अब आपके सामने दो इक्वेशन है, पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। आप क्या करेंगे, आप दोनों को इक्वेट कर दीजिए ना, क्योंकि हमको रिलेशन किसके किसके बीच में चाहिए, हमको रिलेशन चाहिए रुपी और जापानीज येन के बीच में। तो आप ऐसा लिख सकते हैं 75.2600 रुपी इज इक्वल टू 116.50 जापानीज येन। बताइए, कहीं कोई डाउट है तो बताइएगा, आप प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। तो आपको रुपीज और जापानीज येन में तो रिलेशन मिल गया ना। तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि 116.50 जापानीज येन इज इक्वल टू 75.2600 रुपी। आपको चाहिए क्या कि एक जापानीज येन कितने रुपी के बराबर होगा, यही चाहिए ना। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं कि 1 JPY इज इक्वल टू 75.2600 डिवाइडेड बाय 116.50। समझ में आया? जरा इसको कैलकुलेट करके बताइए तो कितना वैल्यू आ रहा है। प्लीज कैलकुलेट इट एंड टेल मी हाउ मच यू आर गेटिंग। 0.6460। यस, वेरी गुड वेरी गुड, 0.6460, वेरी गुड। ये यही करेक्ट आंसर है। इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो आपको मिलेगा 0.6460। तो ये क्या मिला, ये 0.6460 पर, मतलब एक जापानीज येन जो है इतना रुपए के बराबर है। लेकिन आपको एक बात पता होना चाहिए कि जापानीज येन एक ऐसा करेंसी है जिसको हमेशा हम लोग 100 के टर्म्स में लिखते हैं। तो यदि एक जापानीज येन इतने रुपए के बराबर है, तो 100 जापानीज येन कितने रुपए के बराबर होगा, इसको 100 से गुना कर दीजिए। तो 0.6460 को यदि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 64.60 नहीं मिलेगा, समझे। अब सवाल ये उठता है कि मार्जिन का क्या करना है, जोड़ना है या घटाना है। जरा टाइप कीजिए तो, वेदर वी विल ऐड द मार्जिन और वेदर वी विल सब्ट्रैक्ट द मार्जिन। बताएंगे क्या करना है मार्जिन के साथ, मार्जिन को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। प्लीज टाइप योर रिस्पॉन्स। आपको मार्जिन एक तरह का कमीशन होता है, राइट। तो बैंक कमीशन जोड़ेगी या बैंक कमीशन घटाएगी, दैट इज आवर क्वेश्चन। बताइए दोस्तों, कैसा ट्रांजैक्शन है, सेलिंग ट्रांजैक्शन है। देखिए आपको मैं हिंट देता हूं, जब भी ये इंपोर्ट वाला केस रहे ना, एक तरह का सेलिंग ट्रांजैक्शन है। और सेलिंग ट्रांजैक्शन का बेसिक रूल ये है कि मार्जिन को हम लोग जोड़ते हैं। वेरी गुड, मार्जिन को ऐड किया जाता है। क्यों मार्जिन को ऐड किया जाता है, इसका इसका सिंपल लॉजिक ये है कि देखिए बैंक हमेशा ज्यादा रेट पे बेचना चाहती है, तो ज्यादा रेट पे बेचने के लिए वो मार्जिन को ऐड करती है। तो जरा बताइए तो मार्जिन कितना आ रहा है, हाउ मच मार्जिन यू आर गेटिंग। सो इफ यू कैलकुलेट 0.15% ऑफ 64.60, तो लगभग आपको मिलेगा, पता है कितना मिलेगा, आपको लगभग मिलेगा 0.0969। यू विल गेट 0.0969। तो जो फाइनल रेट कोट किया जाएगा वो हो जाएगा 64.60 प्लस 0.0969। दैट विल बी हाउ मच, 64.6969। इसको आप राउंड ऑफ यदि करेंगे ना तो आपको मिल सकता है ये 64.7000, राइट, 64.7000। तो ये रेट कोट किया जाएगा, 64.7000 जो होगा ये रेट कोट किया जाएगा। यस यस, वेरी गुड। तो यहाँ पे 64.7000 हमारा अप्रोक्स है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमें सही दिख रहा है। अच्छा, दूसरा सवाल क्या है, इसमें आपको अमाउंट बताना है। अमाउंट कैसे बताएंगे, एक्चुअली कितना जीपीवाई का ट्रांजेक्शन हो रहा है, 100 मिलियन का ट्रांजेक्शन हो रहा है ना जी। तो यहाँ पे बताइए, हमने अभी क्या देखा कि जो एक ये सॉरी,
हमने अभी ये देखा है दोस्तों कि 100, राइट, 100 जेपीवाई जो है, हमने अभी रेट जो निकाला है वो निकाला है 64.7000। तो 100 जेपीवाई जो है वो है 64.7000 रुपए के इक्विवेलेंट। और हमें किसके लिए निकालना है? 100 मिलियन के लिए। तो 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख होता है ना। तो दोनों तरफ 10 लाख को गुना कर दीजिए। तो 64.7000 मल्टीप्लाइड बाय 10 लाख, बताएंगे कितना आएगा? इसको कैलकुलेट जरा करके बताइए तो कितना आ रहा है। तो 6 करोड़ 47 लाख मिलेगा, समझे? यू विल गेट 6 करोड़ 47 लाख। मल्टीप्लाई करेंगे ना आप, तो यू विल गेट 6 करोड़ 47 लाख। प्लीज बताइए कहीं कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज लेट मी नो, आई विल क्लियर इट राइट अवे। तो इसका सही जवाब आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। रेट हमें अप्रॉक्स मिल रहा है 64.7000 और अमाउंट मिल रहा है 6 करोड़ 47 लाख, राइट। तो दोस्तों यदि हम रिकैप करें इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को, तो हमने क्या सीखा कि देखिए दो स्टेप का क्रॉस रेट यूज अप्लाई करना है, राइट, मार्जिन को ऐड करना है और बस सिंपल मल्टीप्लाई करना है। आपने यही तो किया है ना। पहले आपने क्या किया कि यह डिसाइड किया कि ट्रांजेक्शन कैसा है, इनवार्ड रेमिटेंस है, आउटवार्ड रेमिटेंस है। तो हमने देखा कि ये तो आउटवार्ड रेमिटेंस है, पैसा बाहर जा रहा है क्योंकि हमने सामान अंदर मंगाया है, सिंपल सा लॉजिक है। आपने ये देख लिया। अब आपको ये देखना है कि डॉलर आईएनआर का कौन सा रेट लेना है और डॉलर जेपीवाई का कौन सा रेट लेना है। फिर आपको सिंपल सा क्रॉस करेंसी का कंसेप्ट अप्लाई करना है। इससे यह निकालना है कि जापानीज येन और रुपी में क्या कोरिलेशन है। हाँ, एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि जापानीज येन एक ऐसी करेंसी है जिसको हमेशा 100 यूनिट के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है। इसीलिए हमने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ। तो हमें ये पता चल गया। उसके बाद हमने देखा है कि मार्जिन के साथ कैसे डील करना है। तो हमने यह देखा है कि आउटवार्ड रेमिटेंस है तो मार्जिन को जोड़ देंगे। तो मार्जिन को जोड़ देने के बाद हमें रेट मिल जाता है। एक बार रेट मिल गया तो हम एक्चुअल जो अमाउंट है वो भी निकाल सकते हैं। बताइए क्लियर है? यदि क्लियर हो तो प्लीज क्लियर टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, राइट। क्योंकि दोस्तों जो भी क्वेश्चन हम लोग आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं ना, आपको सफिशियंट प्रैक्टिस हो जाएगा, इसमें कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, राइट, समझने में क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। होपफुली आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा पिछले पिछले क्वेश्चन का। आइए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू बुक अ फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो फ्रेंड्स सवाल ये है कि आपको एक फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट बुक करना है। कितने मिलियन डॉलर का? 1 मिलियन डॉलर का। डिलीवरी कब होना है? 3rd मंथ में डिलीवरी होना है। डॉलर आईएनआर का स्पॉट रेट दिया हुआ है, 3 मंथ का प्रीमियम दिया हुआ है, एक्सचेंज मार्जिन उन्होंने दे रखा है। तो सवाल ये है कि कस्टमर को सेल कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन सा रेट कोट कीजिएगा। और आपके सामने 4 ऑप्शन इन्होंने दे रखा है, राइट। तो व्हाट रेट वुड बी कोटेड टू द कस्टमर एंड यू हैव टू राउंड टू द नियरेस्ट 0.25 पैसा। ठीक है, चलिए तो ये सवाल है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें यह ट्रांजैक्शन है डॉलर का फॉरवर्ड सेल का, है ना। तो बताइए बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसा रेमिटेंस होगा, आउटवार्ड रेमिटेंस होगा या इनवार्ड रेमिटेंस होगा? आपको बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। यू हैव टू थिंक फ्रॉम द बैंक पॉइंट ऑफ व्यू। एक फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट है, राइट, और 1 मिलियन डॉलर का सेल कॉन्ट्रैक्ट है, 3rd मंथ में डिलीवर होगा। तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से आउटवार्ड है या इनवार्ड है? देखिए ऑब्वियस सी बात है आउटवार्ड होगा, सेल कॉन्ट्रैक्ट है ना, राइट। तो सेल कॉन्ट्रैक्ट है तो बैंक को डॉलर बेचना है, राइट। तो बैंक को डॉलर बेचना है या सेल कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये एक तरह का आउटवार्ड रेमिटेंस है। तो कौन सा रेट लेंगे, लोअर रेट लेंगे या हायर रेट लेंगे? आपके सामने दो रेट स्पॉट रेट दिया हुआ है, जरा बताइए कौन सा रेट लेंगे? 75.9100 लेंगे या 9200 लेंगे? प्लीज टेल मी। यस, वेरी गुड। हम लोग यहाँ पे हायर रेट लेंगे 70, बिकॉज बैंक इज सेलिंग, राइट, सेल कॉन्ट्रैक्ट है। 75.9200 लेंगे। तो पहले यहाँ पे लिख दीजिए जो हमारा स्पॉट रेट है, जो स्पॉट रेट वो कितना है? 75.9200। अब बताइए कि जब हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक करते हैं तो हमें प्रीमियम ऐड करना होता है या सब्ट्रैक्ट करना होता है? प्लीज टेल मी। ऑब्वियस सी बात है, प्रीमियम को हमें ऐड करना होता है, राइट। देखिए प्रीमियम में भी आपको दो रेट दिया हुआ है, बाय रेट और सेल रेट। यहाँ पे हम लोग कौन सा रेट लेंगे? हियर वी विल टेक द सेलिंग रेट, राइट। तो सेलिंग रेट क्या है हमारा? सेलिंग रेट है हमारा 0.2850। इसको ऐड कर दीजिए,
स्पॉट रेट में 0.2850 यदि आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 76.2050, राइट, 76.2050, बिल्कुल सही, राइट। अब देखिए, अब बात आती है मार्जिन की। मार्जिन को क्या करना है दोस्तों? मार्जिन को जोड़ना है या घटाना है? देखिए लॉजिक सिंपल है, सेल कॉन्ट्रैक्ट है, मार्जिन को जोड़ेंगे। लॉजिक क्या है? बाय लो सेल हाई, तो हाई रेट पे सेल करेंगे ना, तो मार्जिन को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो मार्जिन पहले निकाल तो लें, तो 0.20 परसेंटेज ऑफ क्या? 76.2050, सॉरी, मार्जिन स्पॉट रेट का लेना है, राइट। मार्जिन हमें क्या लेना है? स्पॉट रेट का। स्पॉट रेट कितना है? 75.9200, राइट। तो जरा बताइए तो मार्जिन कितना आ रहा है? तो मार्जिन निकालने के लिए आप क्या करेंगे? स्पॉट रेट का 0.20% निकाल लेंगे। तो इफ यू कैलकुलेट 0.20% ऑफ स्पॉट रेट, तो आपको मिलेगा 0.1518, ये आपको मार्जिन मिलेगा, राइट। तो अब देखिए, मार्जिन को हम लोग, सेल कॉन्ट्रैक्ट है तो मार्जिन को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो जो फाइनल रेट होगा, जो कोटेड रेट होगा, वो उसके लिए क्या करेंगे? पहले स्पॉट रेट लिख दीजिए। स्पॉट रेट है आपका 76.2050, प्लस प्रीमियम आपने लिख लिया है, और प्लस मार्जिन जोड़ दीजिए 0.1518। सिंपल सा लॉजिक है, कुछ इसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कितना आ रहा है वैल्यू? इसका वैल्यू आपको मिलेगा 76.3568। यू विल गेट 76.3568, राइट। यस, वेरी गुड। तो ये वैल्यू आपको मिलेगा। अब आपको क्या करना है? नियरेस्ट 0.25 पैसा से राउंड ऑफ करना है। मतलब ये हुआ 0.25 पैसा का मतलब क्या हुआ? 0.0025 मल्टीपल पे राउंड किया गया है। बताइए तो जरा, राउंड ऑफ कीजिए तो देखिए यहाँ क्या लिखा है? 68 लिखा है ना लास्ट 25 में, तो 68 क्या बन जाएगा? 70 नहीं बन जाएगा, तो 76.3570 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो देखिए इसका लॉजिक सिंपल है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि पहले आपको स्पॉट रेट चूज करना है। स्पॉट रेट आपने चूज कर लिया, फिर आपको प्रीमियम जोड़ना है। प्रीमियम आपने जोड़ लिया, फिर आपको मार्जिन कैलकुलेट करके ऐड करना है, और फिर फाइनली क्या करना है? राउंड ऑफ करना है। बोलिए, क्लियर है? होपफुली आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा, ये वाला क्वेश्चन। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यस, तो इसको हम स्किप कर रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको जो पीडीएफ रहेगा उसमें सिमिलर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम स्किप कर रहे हैं। पीडीएफ आपके पास अवेलेबल होगा, आप उससे ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो वी आर स्किपिंग दिस क्वेश्चन। हम लोग थोड़ा अच्छे लेवल क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आइए ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कैंसिलेशन वाला क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आइए डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, सवाल ये है कि एक फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट है $5 लाख का। इसे बुक किया गया था 75.2500 के रेट पे, और जो है ये 2 दिन में डिलीवरी के लिए ड्यू है, राइट। लेकिन अब उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना है। जिसके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसने बोला कि नहीं, हमको नहीं चाहिए ये कॉन्ट्रैक्ट, अब इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो। चलिए ठीक है। अब आपको दोस्तों कुछ रेट इन्होंने दे रखा है, जैसे कि इंटर बैंक स्पॉट रेट दिया हुआ है, मार्जिन दिया हुआ है। तो पहला सवाल ये है कि व्हाट इज द रेट एट विच कॉन्ट्रैक्ट विल बी कैंसिल्ड राउंडेड टू द नियरेस्ट 0.25 पैसा। समझ में आया? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहले आप ये बताइए कि जब कोई फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है तो क्या कस्टमर की तरफ से बैंक को डॉलर सेल करना पड़ता है? यस और नो? फिर से सुनिए क्वेश्चन। जब कोई फॉरवर्ड, देखिए फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट है, जब कोई फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है तो क्या कस्टमर की तरफ से बैंक को डॉलर बेचना पड़ता है? क्या लगता है दोस्तों आपको? मतलब सिंपली आप ये पूछ रहे हैं कि क्या कस्टमर की तरफ से बैंक डॉलर बेचती है क्या, ये सवाल है, राइट। क्या लगता है, यस और नो? क्या बैंक डॉलर बेचेगी? वेदर बैंक विल? हाँ, पीडीएफ इसका कोर्स के अंदर अवेलेबल है। यस, पीडीएफ इज अवेलेबल, राइट। आप पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट भी कर सकते हैं, राइट। तो पीडीएफ इज अवेलेबल इन द कोर्स। तो बताइए कि यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि जब भी परचेज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है ना, तो बैंक को डॉलर जो है, यस, बैंक को डॉलर वापस लेना पड़ता है। वेरी गुड, बैंक परचेज डॉलर, वेरी गुड। बैंक क्या करेगी? हाँ, तो बैंक क्या करेगी? डॉलर वापस परचेज करेगी। यहाँ पे देखिए परचेज वर्ड गलत है, आपने लिखा है ना बैंक परचेज डॉलर, वो वर्ड गलत है। फिर से सुनिए क्या हो रहा है कि जब भी परचेज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है
तो बैंक को डॉलर वापस लेना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि देखिए हो क्या रहा था, समझने का प्रयास कीजिए कि परचेज कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ कि डॉलर इतना, फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट फॉर डॉलर वाज बुक्ड, मतलब कस्टमर जो है डॉलर इतना लेने वाला था, लेकिन अब वो बोल रहा है कि मना कर रहा है कि हम लेंगे नहीं। अब कस्टमर क्या बोल रहा है कि हम डॉलर नहीं लेने वाले हैं आपसे, तो फिर बैंक को ना लेना पड़ेगा। तो बैंक को, यानी सिंपल सी बात है, बैंक यहाँ पे आईएनआर बेचेगी और डॉलर बाय करेगी। बिल्कुल सही बात है, बैंक विल परचेज द डॉलर, सही है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि बेसिकली हो क्या रहा है कि पहले कस्टमर ने क्या बोला कि मुझे इतने तारीख को डॉलर इतना दे देना, ठीक है। अब वो मना कर रहा है, बोल रहा है कि हमको चाहिए ही नहीं डॉलर। तो फिर बैंक को क्या करना पड़ेगा कि बैंक को डॉलर वापस खरीदना पड़ेगा और बदले में इंडियन रुपीस देना पड़ेगा। ये चीज समझ में आना चाहिए। और जो आप अपोजिट रेट बता रहे हैं ना, बिल्कुल सही है, ये भी लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल ये होता है, सवाल ये उठता है यहाँ पे कि हमारे पास दो रेट दिया गया है, 76.5675 और 5775। तो जरा बताइएगा इसमें कौन सा रेट यूज करेंगे, राइट। इसमें कौन सा यूज करेंगे? बैंक कर क्या रही है? डॉलर बाय कर रही है कस्टमर के लिए, राइट। तो विच रेट शुड बी यूज? तो यहां पे देखिए, ये जो रेट है वो रुपीज में दे रखा है, दिस रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ रुपीज। तो एक लॉजिक ये भी है कि परचेज कॉन्ट्रैक्ट जब भी आपको दिखे और जब भी कैंसिलेशन हो रहा हो, तो हमें उसका अपोजिट लेना है। तो परचेज का अपोजिट क्या होगा हमारा? सेल होगा, राइट। तो हियर वी विल टेक द हायर रेट। हायर रेट क्या है हमारा? 76.5775, right? So 76.5775. So here we will take the selling rate, right? 5675 नहीं लेंगे, 56575 लेंगे। क्योंकि देखिए सिंपल सा लॉजिक है, आप बस एक चीज याद रखिए, कैंसिलेशन का जब भी आपको केस दिखे ना, वेन एवर यू सी द केस ऑफ कैंसिलेशन, यू सी व्हाट इज हैपनिंग। कॉन्ट्रैक्ट कैसा था? कॉन्ट्रैक्ट था परचेज कॉन्ट्रैक्ट, राइट। अब उसे हमें कैंसिल करना है तो उसका अपोजिट रेट लेंगे। अपोजिट रेट क्या है हमारा? 76.5775, दैट्स इट, राइट। तो टीटी सेलिंग रेट लेंगे यानी हायर स्पॉट लेंगे। अब जरा मार्जिन को जरा देख लीजिए, मार्जिन इन्होंने क्या दे रखा है? तो मार्जिन इन्होंने दे रखा है 0.15%। तो जरा इसका आप मार्जिन को पता ही है, सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट है, तो मार्जिन को क्या करते हैं हम लोग? ऐड करते हैं। सो 0.15% ऑफ 76.5775, हाउ मच यू विल गेट? कैन यू टेल मी? जब भी मार्जिन को हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऐड करेंगे, क्यों? बिकॉज बैंक इज टेकिंग अ फ्रेश स्पॉट एक्सपोजर। सो हाउ मच मार्जिन आर यू गेटिंग आफ्टर कैलकुलेशन? प्लीज लेट मी नो। सो आई थिंक यू आर गेटिंग 0.1148 अप्रोक्सीमेटली। यदि आप 0.15% निकालेंगे ना, तो आपको मिलेगा 0.1148, राइट। सो 0.1148 ये हमारा मार्जिन है। और हमसे पूछा है कि कोटेड रेट, राइट, कैंसिलेशन रेट आप कह सकते हैं इसको, कैंसिलेशन रेट। सो कैंसिलेशन रेट कैसे निकालेंगे? तो जो हमारा स्पॉट रेट है उसमें मार्जिन को ऐड कर देना है। स्पॉट रेट क्या है हमारा? 76.5775 प्लस 0.1148, ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? सो यू विल गेट 76.6923। अब क्या करना है? राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट 0.25 पैसा। तो नियरेस्ट 0.25 पैसा का मतलब क्या हुआ? 0.0025, इससे राउंड ऑफ करना है। तो लास्ट दो डिजिट देखिए ना, क्या है यहाँ पे? 23 है ना, तो इसको राउंड ऑफ कीजिए ना, ठीक है। तो इसको आप 900 भी लिख सकते हैं या 950, ज्यादा हम कहेंगे ना, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 76.6950, 76.6950, क्योंकि हम लोग दो 25 को ये कर रहे हैं, राउंड ऑफ कर रहे हैं। तो नियरेस्ट जो राउंड ऑफ होगा 76.695। देखिए ये दोनों ऑप्शन बहुत क्लोज है, ये दोनों ऑप्शन बहुत क्लोज है, यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है, समझे। जरा इसको ऑप्शन सी देखिए, डी देखिए। ये यहाँ पे इन्होंने 25 लिखा है। हाँ बताइए, कोई डाउट है तो बताइए। हाँ कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप टाइप करें, मैं यहाँ पे क्लियर करने के लिए बैठा हूँ। क्योंकि ये सब कंसेप्ट कैंसिलेशन पे सवाल हर एक साल आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, राइट। हाँ तो देखिए 76.6925 और 76.6950 दोनों जो है एकदम क्लोज है, राइट। ओके कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पे 6923 है, एक्चुअली 25 ज्यादा हमको, हाँ 25 होना चाहिए, 50 नहीं होगा इसका आंसर जो है। ज्यादा यदि हम अप्रॉक्स देखें तो ये 25 ज्यादा अप्रॉक्स होगा, 50 नहीं होगा। इट विल बी 25 नॉट 50, 76.6925।
जो जो सबसे ज्यादा जो नजदीक वैल्यू है इससे। सो ऑप्शन नंबर सी पे आप टिक लगाइए। वैसे इतना क्लोज ऑप्शन नहीं होगा, बट यदि इन दोनों में चूज करना हो तो हम लोग 25 को चूज करेंगे, विच इज मोर क्लोजर टू 76.6923, राइट। तो ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर बात करते हैं। अब देखिए इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि ये पूछ रहा है कि व्हाट अमाउंट विल बी डेबिटेड टू द कस्टमर अकाउंट अपॉन कैंसिलेशन। तो मतलब सारा रेट आपको पिछले क्वेश्चन का ही यूज करना है। कैंसिलेशन रेट आप एक काम कीजिए ना, आप कैंसिलेशन रेट 50 लेके चलिए अभी, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्टेड रेट भी इन्होंने दे रखा है 75.2500। तो सवाल ये है कि कितना अमाउंट कस्टमर के अकाउंट से डेबिट होगा जब ये फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा, ठीक है। तो ये सवाल है। देखिए इसका आपका क्या मानना है कि जब कैंसिलेशन, अब यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए, कैंसिलेशन रेट ज्यादा है, कॉन्ट्रैक्टेड रेट कम है। आपका क्या मानना है कि जब कैंसिलेशन रेट ज्यादा होता है कॉन्ट्रैक्टेड रेट से, तो कस्टमर का लॉस होता है या कस्टमर का प्रॉफिट होता है? जरा सोच के बताइए तो। राइट, टाइप कीजिए लॉस या प्रॉफिट। आप देखिए, आप इन दोनों को देखिए, क्वेश्चन में आपको दोनों रेट दिया रहेगा, कॉन्ट्रैक्टेड रेट भी दिया रहेगा, कैंसिलेशन रेट भी दिया रहेगा, राइट। तो आप ये बताइए कि जब भी हमारा कैंसिलेशन रेट कॉन्ट्रैक्टेड रेट से ज्यादा होता है, सो वेदर इट विल बी लॉस और इट विल बी प्रॉफिट फॉर द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, बिल्कुल सही बात है, एग्जैक्टली लॉस होगा। क्योंकि दोस्तों अब कस्टमर को डॉलर महंगा में मिल रहा है ना, कस्टमर को डॉलर जो है महंगा में मिल रहा है, देखिए ना कैंसिलेशन रेट ज्यादा है, राइट। तो कस्टमर को लॉस होगा, राइट। यस, लॉस टू द कस्टमर। तो अब देखिए कस्टमर ने जो फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट किया था वो कितने डॉलर का किया था? 5 लाख डॉलर का किया था ना, यहाँ देखिए लिखा हुआ है। कस्टमर ने जो फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट किया था 5 लाख डॉलर का किया था। और जो कॉन्ट्रैक्टेड रेट है वो है कितना? 75.2500। तो टोटल रुपी अमाउंट कितना हो जाएगा बताएंगे? टोटल रुपी अमाउंट कितना हो जाएगा? 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 75.2500। तो ये मिलेगा आपको 3,76,25,000, 3,76,25,000, राइट। तो ये टोटल रुपी अमाउंट होगा, यानी हमने कॉन्ट्रैक्टेड रेट पे कैलकुलेट किया कि हमें कितना अमाउंट मिलने वाला है। अब आप क्या कीजिए कि सेम कैलकुलेशन कीजिए कैंसिलेशन वाले रेट पे। अब देखिए जब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ तो हमें रेट जो मिल रहा है 76 है कि 75, अच्छा 76 है, हाँ। तो जो हमें रेट मिल रहा है वो क्या है? 76.6950। तो इस नए नए रेट के हिसाब से अमाउंट क्या होगा? यदि हम नए रेट के हिसाब से अमाउंट निकालें तो वो मिलेगा 5 लाख, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो इतना ही का हुआ था, मल्टीप्लाइड बाय 76.6950। तो इसका जो अमाउंट मिलेगा आपको मिलेगा 3,83,47,500, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी कैंसिलेशन रेट ज्यादा होता है तो कस्टमर को एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है? डिफरेंस निकाल लीजिए ना। तो 3,83,47,500 माइनस 3,76,025, 76, इसको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये आपको मिलेगा 7,22,500, समझे। तो बेसिकली ये जो डिफरेंस है 7,22,500, क्योंकि कैंसिलेशन रेट ज्यादा है तो यह पैसा कस्टमर के अकाउंट से डेबिट होगा। तो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये समझ में आया दोस्तों? बताइए, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों को निकालने का, डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए, यहाँ पे 5 लाख लिख दीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 76.6950 माइनस 75.25, डायरेक्टली भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि इंडिविजुअली निकाल के फिर माइनस करें, समझे ना, राइट। बताइए, डेबिट टू द कस्टमर, वेरी गुड। 7,22,500 रुपया जो है कस्टमर के अकाउंट से डेबिट होगा। तो दोस्तों हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन से, याद रखिएगा कि सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टेड रेट पे इंडियन रुपीज कैलकुलेट कीजिए, कैंसिलेशन रेट पे इंडियन रुपीज निकालिए, डिफरेंस देखिए। अगर डिफरेंस ज्यादा है, समझ में आया, यदि कैंसिलेशन रेट ज्यादा है तो कस्टमर का लॉस है, और यह जो लॉस है बैंक उसके अकाउंट से डेबिट करेगा। समझ में आया दोस्तों? ये बेसिक सा कंसेप्ट है, यदि समझ में आ गया तो प्लीज क्लियर टाइप कर दीजिएगा। कैंसिलेशन पे सवाल आता ही आता है, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट रखना है, समझे। कैंसिलेशन हो गया, रीबुकिंग हो गया, ये सब फेवरेट सवाल है आईआईबीएफ का, इस पे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए।
आइए अगले सवाल की ओर बात करते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए इस सवाल में ना रीबुकिंग हो रहा है, राइट। रीबुकिंग पे अभी हमने कैंसिलेशन देखा, एक क्वेश्चन देखते हैं रीबुकिंग पे। तो फ्रेंड्स ये कंसेप्चुअल सवाल है कि व्हाट इज द इंडिकेटिव रेट फॉर रीबुकिंग ऑफ 1 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इफ इंटरबैंक स्पॉट दिया हुआ है, 1 मंथ फॉरवर्ड प्रीमियम दिया हुआ है और मार्जिन दिया हुआ है, राइट। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो बताइए दोस्तों, सबसे पहले ये बताइए कि क्या आप जानते हैं कि फिक्स डेट और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखिए दो वर्ड है, एक तो होता है फिक्स डेट, ठीक है, फिक्स डेट, और एक होता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर है आपको, बताइए तो क्या डिफरेंस होता है। देखिए ये यही चीज है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कैंसिल में अपोजिट, हाँ कैंसिल में एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, कैंसिलेशन वाला कॉन्ट्रैक्ट हो तो जो आपको कॉन्ट्रैक्ट है, परचेज कॉन्ट्रैक्ट है, तो फिर सेलिंग रेट पे उसको कैंसिल करेंगे। सेल कॉन्ट्रैक्ट है तो परचेज रेट, बाइंग रेट पे उसको कैंसिल करेंगे। बस ये लॉजिक याद रखना है, समझे। अब हम लोग रिबुक कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट को, जरा इस क्वेश्चन में आ जाइए। देखिए फिक्स रेट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि आपका जो डिलीवरी होगा ना वो एग्जैक्ट उसी डेट पे होगा जो डेट आपने फिक्स किया है, राइट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स डेट कॉन्ट्रैक्ट, मींस एग्जैक्ट डे डिलीवरी। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है किसी भी दिन एक रेंज के बीच में आप किसी भी दिन डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन एक रेंज होगा। लेकिन फिक्स डेट में क्या होता है, एग्जैक्टली आपको उसी डेट में डिलीवर करना है, समझे। तो जरा यहाँ पे देखिए कि स्पॉट रेट, आप पहले ये बताइए कि कौन सा रेट लेंगे। आपको एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रिबुक करना है, यू हैव टू रिबुक वन वन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो दो रेट दिया हुआ है, 76.5675 एंड 5775, और यहाँ पे हमें मार्जिन दे रखा है 0.15% और 1 मंथ फॉरवर्ड प्रीमियम है। तो देखिए यहाँ पे हमें ना ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का रेट, राइट, और फिक्स कॉन्ट्रैक्ट का रेट हम लोग सेपरेटली निकालते हैं, राइट। तो आपको ये चीज क्लियर, देखिए यहाँ पे ना ऑप्शन में देखिएगा तो यहाँ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, यहाँ फिक्स डेट कॉन्ट्रैक्ट लिखा है। इसीलिए मैंने आपको ये समझाया कि फिक्स डेट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। फिक्स डेट का मतलब कि एग्जैक्टली उसी डेट में डिलीवरी होना है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि एक रेंज आपको मिलेगा, जैसे बोल देगा क्या, 1 जनवरी से लेकर 1 मार्च तक, इसके बीच में कभी भी आप जो है कॉन्ट्रैक्ट को कर सकते हैं। तो रिबुक यदि करना हो ना दोस्तों, एक्चुअली यहाँ पे एक वर्ड शायद लिखना होना चाहिए कि ये मान लीजिए बाइंग है या सेलिंग है। आप मान के चलिए कि ये बाई वाला कॉन्ट्रैक्ट है, यू टेक इनटू कंसीडरेशन सपोज इट इज अ बाइंग कॉन्ट्रैक्ट। तो बाइंग कॉन्ट्रैक्ट है तो हम लोग बाई वाला रेट लेंगे, स्पॉट रेट लेंगे। सो यू विल टेक 5 6, आई थिंक वन थिंग इज मिसिंग हियर, राइट, यू आर रिबुकिंग अ 1 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। Okay, so suppose it is a purchase contract. Suppose it is a kind of purchase contract. This thing they should mention it. Okay, so suppose it's a kind of purchase contract. Since it is a purchase contract, so we will take the buying rate. अब मार्जिन कितना दे रखा है इन्होंने, मार्जिन दे रखा है इन्होंने 0.15%। तो आप जरा ये बताइए कि परचेज कॉन्ट्रैक्ट में मार्जिन सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं, बताइए। Whether we will subtract the margin or add the margin, please let me know what we do in the case of purchase contract. यस करेक्ट, यस बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। क्योंकि हमारा ये परचेज कॉन्ट्रैक्ट है तो मार्जिन को हम लोग क्या करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि दोस्तों सिंपल सा लॉजिक है कि बैंक जो है सस्ते में खरीदना चाहती है, और सस्ते में खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा, मार्जिन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जरा मार्जिन बताइए कितना है हमारा, 0.15% का, या सॉरी 76.575675 का 0.15% यदि आप निकालें तो आपको मिलेगा 0.1148, राइट। यू विल गेट 0.1148। ओके, सो यदि आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 76.5675 माइनस 0.1148, सो यू विल गेट 76.4527। ये हमारा क्या है, इंडिकेटिव रेट है। ये क्या है हमारा इंडिकेटिव रेट। ओके, तो ये वैल्यू आपको मिलेगा। और इसको राउंड ऑफ यदि आप करेंगे ना तो राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 76.4525, नजदीकी वैल्यू से राउंड ऑफ करेंगे तो। चलिए, तो ये देखिए, तो ये इंडिकेटिव रेट है। कौन से कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंडिकेटिव रेट है,
हाँ, बिल्कुल माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये जो रेट हमने निकाला है ना 76.4525, ये हमें इंडिकेटिव रेट है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए। दिस इज इंडिकेटिव रेट फॉर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, राइट। नाउ अब आप ये बताइए कि यदि मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट हमारा फिक्स डेट कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो उस केस में क्या इंडिकेटिव रेट होगा, बता सकते हैं दोस्तों? यदि मान लीजिए कि हमारा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हमारा फिक्स डेट कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस केस में क्या इंडिकेटिव रेट होगा, बताइए। अच्छा, एक चीज और यहाँ छूट रहा है। यहाँ पे प्रीमियम भी तो है। प्रीमियम प्रीमियम हम शायद मिस कर रहे हैं, एक मिनट रुकिए। प्रीमियम कितना दिया हुआ है? 0.009 पैसा, है ना? तो प्रीमियम भी तो हमें लेना पड़ेगा इस केस में। हाँ, तो ये चलिए हम प्रीमियम देखिए, फिक्स रेट कॉन्ट्रैक्ट है ना, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रीमियम हम लोग नहीं जोड़ते हैं। इन द केस ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट वी डोंट ऐड एनी प्रीमियम। तो जो इंडिकेटिव रेट होगा वो केवल इतना हो जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पे फिक्स रेट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि बेस रेट हम लोग लेंगे 76.4525, ये हमारा बेस रेट होगा। और इस पे प्रीमियम ऐड करेंगे। प्रीमियम कितना है हमारा? 0.0900, ये प्रीमियम है। 0.0900 ये प्रीमियम है। इसको यदि आप ऐड करेंगे सो यू विल गेट 76.5427, समझे? इसको राउंड ऑफ कीजिएगा ना, इसको राउंड ऑफ यदि आप करेंगे तो मिलेगा 76.5425। तो फ्रेंड्स, इसमें आप देखिए ऑप्शन बी कर रहा है कि 76.5425 फॉर अ फिक्स कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन सी कर रहा है कि 76.452, ऑप्शन ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी, बोथ बी एंड सी। बताइए ये क्लियर हुआ कि ये नहीं, ये क्लियर नहीं हुआ, बताइए। तो याद रखिएगा दोस्तों, समझ में आया क्या कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में प्रीमियम नहीं जोड़ते हैं और फिक्स रेट कॉन्ट्रैक्ट में प्रीमियम को जोड़ते हैं। मतलब ऑप्शन में प्रीमियम नहीं लिया जाता है, ध्यान में ये रखना है। तो ऐसा सवाल आता है एग्जामिनेशन में कि यदि फिक्स डेट कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके लिए बताओ क्या कोट किया जाएगा, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके लिए कोट क्या किया जाएगा। तो आपको लॉजिक क्लियर रखना है कि फिक्स डेट कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग ये होता है एग्जैक्ट डे पे डिलीवरी। डिस्काउंट भी वही, चाहे प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो, दोनों के साथ सेम ट्रीटमेंट है। समझ में आ रहा है? प्रीमियम जरूरी नहीं कि प्रीमियम ही रहे, डिस्काउंट रहे चाहे प्रीमियम रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ये याद रखिएगा, फिक्स डेट कॉन्ट्रैक्ट में एग्जैक्ट डेट डिलीवरी है, वहां पे हमको प्रीमियम या डिस्काउंट लेना है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है तो हमारा जो डिलीवरी होगा वो फिक्स डेट में नहीं होगा, रेदर एक रेंज में होगा। तो वहां पे हम लोग प्रीमियम को या डिस्काउंट को इग्नोर करते हैं। समझ में आया? यदि समझ में आ गया हो तो प्लीज क्लियर लिख दीजिएगा, राइट। तो हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा कि सबसे पहले आप स्पॉट लीजिए, मार्जिन को सब्ट्रैक्ट कीजिए क्योंकि परचेज कॉन्ट्रैक्ट है। यदि सेल रहता तो ऐड कर देते, कि क्वेश्चन में आपको मेंशन रहेगा कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है तो बस वही आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि फिक्स डेट कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें प्रीमियम ऐड कीजिए, डिस्काउंट माइनस कीजिए बस, और फिर राउंड ऑफ कर दीजिए। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला सवाल थोड़ा सा हमारा यूनिट नंबर 2 से है, राइट। तो अभी तक हमने बहुत सारा क्वेश्चन यूनिट 1 से सॉल्व किया। अब आइए क्वेश्चन यूनिट 2 से करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, टीसीएस पे बेस्ड क्वेश्चन है, हर एक साल आता है एग्जामिनेशन में। तो आइए देखते हैं सवाल क्या कर रहा है कि बेसिकली मिस्टर रवि, एन इंडिविजुअल, राइट, he planned various foreign remittance in the financial year 2020-2021. His transaction include sending money for personal purpose, transferring fund to NRO account, and funding his child education abroad through an educational loan. Mr. Ravi is unsure how TCS will apply to these remittance and seek clarity on the tax calculation and threshold. देखिए क्या कर रहा है कि मिस्टर रवि जो है ना, उन्होंने उनका बहुत सारा फॉरेन रेमिटेंस है जिनको वो प्लान कर रहे हैं, जिसमें वो कुछ पर्सनल पर्पज से पैसा भेजते हैं, अपना फंड को एनआरओ अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, अपने चाइल्ड एजुकेशन को फंड करते हैं एजुकेशन लोन के माध्यम से। तो ये सभी ट्रांजेक्शन है। उनको पता नहीं है कि कैसे टीसीएस, टीसीएस समझते हैं ना, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, तो कैसे टीसीएस अप्लाई होगा इन सभी रेमिटेंस में, और उनको क्लैरिटी चाहिए। अब देखिए हुआ क्या कि इन्होंने 6 लाख रुपया भेजा अप्रैल 2020 में, 9 लाख रुपया भेजा जुलाई 2020 में एलआरएस स्कीम के अंदर। एलआरएस समझते हैं, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम बोलते हैं, ठीक है। पर्सनल पर्पस के लिए एलआरएस स्कीम का, एलआरएस स्कीम के अंदर इन्होंने भेजा। तो सवाल यह है कि टीसीएस कितना एप्लीकेबल होगा जुलाई 2020 में। ऑप्शन ए कह रहा है कि कोई टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा,
ऑप्शन बी कर रहा है 5%, ऑप्शन सी कर रहा है 5%, ऑप्शन डी कर रहा है 10%। तो चलिए सबसे पहले सवाल आपसे पूछते हैं, क्या आपको एलआरएस के अंदर रेमिटेंस पे टीसी, क्या एलआरएस के अंदर जो रेमिटेंस होता है उसके अंदर टीसीएस लगता है? यस और नो, प्लीज बताइए। एलआरएस होता है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। बताइए एलआरएस के अंदर जो रेमिटेंस होता है उस पे टीसीएस लगता है? यस और नो, प्लीज टाइप कीजिए। और एलआरएस का लिमिट भी पता होना चाहिए। पता है कितना होता है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम का लिमिट? हम लोग डिस्कस करेंगे इसको आगे। तो एलआरएस के अंदर, एलआरएस के अंदर जो हमारा टीसीएस होता है, एलआरएस के अंदर जो रेमिटेंस होता है उस पर टीसीएस लगता है या नहीं लगता है? ठीक है, तो देखिए इसके लिए रूल क्या है। इसके लिए रूल ये है दोस्तों, हाँ टोटल नो नहीं कर सकते आप, यू कांट से नो। देखिए इसके लिए रूल क्या है कि आरबीआई के एलआरएस के तहत अगर 7 लाख के ऊपर रेमिटेंस हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, 7 लाख के ऊपर रेमिटेंस हो रहा है, तो वहां पे एक फाइनेंशियल ईयर में मान लीजिए 7 लाख के ऊपर रेमिटेंस है, तो समझे? तो 7 लाख के अंदर कोई टीसीएस नहीं लगता है, लेकिन यदि अमाउंट 7 लाख को एक्सीड करेगा तो वहां टीसीएस लगेगा। ये आरबीआई का रूल कहता है। ठीक है, तो जरा देखिए अप्रैल में इन्होंने 6 लाख भेजा और जुलाई में इन्होंने 9 लाख भेजा। तो एक फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने कितना भेजा? 20 21 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें इन्होंने टोटल कितना भेजा? 15 लाख भेजा ना। ठीक है, तो 15 लाख भेजा। तो टीसीएस का थ्रेशोल्ड कितना है? टीसीएस का जो थ्रेशोल्ड है वो है 7 लाख। मतलब 7 लाख के अंदर आपको कोई टीसीएस नहीं लगेगा। तो टीसीएस सिर्फ 7 लाख के ज्यादा अमाउंट पर लगता है, समझे? तो जो टोटल टैक्सेबल अमाउंट होगा, टोटल जो आपका टैक्सेबल अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा बताएंगे? तो वो हो जाएगा 15 लाख माइनस 7 लाख, यानी कि 8 लाख। समझे? तो ये जो 8 लाख है ना, इस पे टीसीएस लगेगा। और देखिए रेट की यदि हम बात करें तो आपकी बुक में एक टेबल दे रखा है और उस टेबल में बताया गया है कि वो डिपेंड करता है किस प्रकार का ट्रांजेक्शन है, राइट? वो डिपेंड करता है कि प्रत्येक तरह के ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग टीसीएस का रेट है। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्या है, साफ साफ लिखा है पर्सनल पर्पस, लिखा है ना पर्सनल पर्पस। तो पर्सनल पर्पस के लिए जो रेट होता है दोस्तों, ठीक है, और एजुकेशन लोन के लिए भी नहीं है, तो नॉर्मल रेट लगेगा। नॉर्मल रेट कितना होता है? 5% होता है, राइट? तो 5% रेट लगता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5% ऑफ 8 लाख। 5% ऑफ 8 लाख कितना हो जाएगा? 5% ऑफ 8 लाख, सो दैट विल बी 40,000। ये 40,000 टीसीएस लगेगा इस पे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अच्छा मान लीजिए कि यहाँ पे पर्सनल पर्पस की जगह हम बोले कि एजुकेशन लोन है, तो जरा बताएंगे टीसीएस क्या होगा? मान लीजिए कि पर्सनल पर्पस नहीं है, एजुकेशन लोन है, तो टीसीएस का रेट कितना होता है बताइए? पर्सनल पर्पस के लिए तो आपको बता दिया 5% होता है। यदि एजुकेशन लोन के लिए मान लीजिए वो पैसा भेज रहा है विदेश, ठीक है, एलआरएस के अंदर, तो फिर टीसीएस लिमिट क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए, वो होता है 0.5%। कितना होता है? 0.5%। समझे? ये कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताइए? टीसीएस का कंसेप्ट क्लियर है? तो याद रखिएगा थ्रेशोल्ड लिमिट होता है 7 लाख का। 7 लाख तक कोई टीसीएस नहीं लगता है। 7 लाख के ऊपर के अमाउंट पे टीसीएस लगता है। वो डिपेंड करता है किस प्रकार का ट्रांजेक्शन है। क्योंकि पर्सनल पर्पज के लिए पैसा भेजा जा रहा है तो 5% लगेगा। एजुकेशन लोन के लिए भेजा जाता है तो 0.5% लगता है। वेरी गुड। आइए इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट यह है कि आपसे पूछा जा रहा है कि यदि मिस्टर रवि 5 लाख अपने एनआरओ अकाउंट में रेमिट करता है सितंबर 2020 में बिना पैन कार्ड दिए, बिना आधार कार्ड दिए, तो फिर टीसीएस क्या लगेगा? ऑप्शन ए कोई टीसीएस नहीं लगेगा, ऑप्शन बी 5 लाख पे 5% लगेगा, ऑप्शन सी 5 लाख पे 10% लगेगा, ऑप्शन डी 0 पे 10% लगेगा। तो सबसे पहले सवाल यह है कि अगर पैन या आधार नहीं दिया हो, ठीक है, तो क्या आपको पता है कि टीसीएस कितना परसेंट लगता है? बताइए। पैन और आधार ना दिया हो तो टीसीएस का रेट पता है कितना होता है? तो मैं आपको बता दूं कि टीसीएस का रेट बढ़ जाता है, 10% पहुंच जाता है। यदि कस्टमर ने पैन या आधार कार्ड लिंक नहीं किया है या प्रोवाइड नहीं किया है, तो उस केस में टीसीएस जो है वो 10% हो जाता है। लेकिन टीसीएस का थ्रेशोल्ड हमेशा वही होता है, 7 लाख का। तो सबसे पहले ये ट्रांजेक्शन को जरा देखिए। एनआरओ अकाउंट में रेमिट कर रहा है, राइट?
तो ये भी एलआरएस के अंदर आता है, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंदर ये आता है। एनुअल थ्रेशोल्ड कितना है? 7 लाख है। क्या इसने 7 लाख के थ्रेशोल्ड को क्रॉस किया है? तो अभी किसने कितना रिमिट किया है? 5 लाख रिमिट किया है। तो अभी तक तो 7 लाख का क्रॉस किया नहीं है, राइट। तो आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? आप आई थिंक आप इसका जवाब दे सकते हैं, ए बी सी या डी, बताइए। केवल यही ट्रांजेक्शन हुआ है 5 लाख का, और कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, और उसका पैन ना पैन है ना आधार है। तो जरा बताइए तो इस केस में क्या ऑप्शन लग रहा है सही आपको, ए बी सी डी? कितना टीसीएस लगेगा? तो फ्रेंड्स देखिए, इस क्वेश्चन में कोई टीसीएस नहीं लगेगा, बिल्कुल सही बात है ए। क्योंकि साफ साफ बात है ना, 7 लाख के अंदर है अमाउंट, है ना। तो 5 लाख का रेमिटेंस किया, पैन नहीं दिया, लेकिन थ्रेशोल्ड तो क्रॉस ही नहीं हुआ है। थ्रेशोल्ड तो हमारा 7 लाख का है, तो थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं हुआ तो टीसीएस नहीं लगेगा, समझे। तो देखिए यहाँ पे 2-3 चीज आपको ध्यान रखनी है कि पहले आपको एनआरओ अकाउंट का रेमिटेंस है तो ये एलआरएस के अंदर आता है। क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है ना जो कि एलआरएस के अंदर परमिटेड नहीं होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप प्लांटेशन के लिए ये अमाउंट भेज रहे हैं, राइट, देयर सर्टेन, आप चिट फंड के लिए कर रहे हैं, या और भी है कुछ ट्रांजेक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें एलआरएस परमिसेबल नहीं है। तो ये परमिसेबल है एलआरएस। पैन आधार नहीं दिया है तो ये तो इम्पैक्ट करेगा, लेकिन तभी इम्पैक्ट करेगा जब टीसीएस का थ्रेशोल्ड हो। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, उसमें मिस्टर रवि ने क्या किया कि इन्होंने 12 लाख रुपया अक्टूबर में भेजा अपने चाइल्ड एजुकेशन के लिए, अपने एजुकेशन लोन से फंड के लिए। तो कितना टीसीएस इस रेमिटेंस पे कलेक्ट होगा? तो यहाँ पे 12 लाख की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो रेमिटेंस है वो एजुकेशन के लिए है, और यह रेमिटेंस एजुकेशन लोन के थ्रू फंडेड है ना। एजुकेशन के लिए लिमिट है, और वो कहां से फंड मिल रहा है उसको? लोन के थ्रू फंड मिल रहा है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि यदि एजुकेशन लोन का केस हो तो टीसीएस का जो रेट होता है वो कितना होता है? 0.5%, ठीक है। तो बताइए कितना आंसर होगा? सिंपल सा लॉजिक है, टीसीएस तभी अप्लाई होता है जब थ्रेशोल्ड क्रॉस होता है, और यहाँ पे थ्रेशोल्ड हमारा क्या है? 7 लाख। तो और एक्चुअल एक्चुअल रेमिटेंस कितने का हो रहा है? 12 लाख का रेमिटेंस हो रहा है। तो 12 लाख में से 7 लाख माइनस कर दीजिए तो 5 लाख हो जाएगा। तो इस 5 लाख पे 0.5% का टीसीएस लगेगा, समझे। तो ये ध्यान रखना है। तो अगर मिस्टर रवि ने ऑलरेडी 9 लाख जुलाई में रेमिट, अच्छा नहीं एक और चीज रुकिए, 5 लाख, अच्छा और भी कुछ है क्या इसमें? जुलाई वाला भी, यदि मान लीजिए जुलाई वाला ना लें, राइट, नहीं जुलाई का भी भूल जाइए, आपको केवल ना 5 लाख पे ही लेना है। तो 5 लाख पे 0.5%, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बताइए ये समझ में आ रहा है दोस्तों, ये इसका क्यों आंसर ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है, राइट। यस, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बहुत सिंपल सा सवाल था। अब हम लोग थोड़ा सा अपना एक वैरायटी चेंज करते हैं। अब एक सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल एग्जैक्टली यही सवाल आपको मैं बताऊं जो हमारा अभी एग्जामिनेशन हुआ है ना, जुलाई वाला जो एग्जाम, जून वाला जो एग्जाम हुआ है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछ दिया। और इस क्वेश्चन को हमने पहले भी प्रैक्टिस किया था। जो हमने पिछला जो हमारा हम पिछला जो जून का लाइव सेशन हमने लिया था, सेम क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। जिन लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा था, 5 नंबर उन लोगों के आए थे, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आया था एग्जामिनेशन में। तो समझ सकते हैं दोस्तों ये हमारा लाइव सेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि दोस्तों हम लोग तरह तरह के क्वेश्चन, जो भी वैरायटीज पॉसिबल है, चाहे वो कैंसिलेशन हो, चाहे वो फॉरवर्ड परचेज हो, फॉरवर्ड सेल हो, प्रीमियम हो, डिस्काउंट हो, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हो, सब तरह के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आपको हर एक वैरायटी का एक्सपोजर मिलता है। किसी प्रकार का सवाल आ जाए आप उसको आसानी से टैकल कर देते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये फॉरवर्ड डिफरेंशियल पे बेस्ड क्वेश्चन है। और जो आपका एक और आर्बिट्रेज आर्बिट्रेज आप जानते होंगे, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। आइए डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि सवाल है कि आपके सामने ना एक टेबल बना हुआ है, इसमें करेंसी दी गई है, और आपको ना 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ पे इसका इसका रेट दिया हुआ है। कि जैसे डॉलर है, 3 महीने के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 1.5% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। डॉलर को आप 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो 2% रेट मिलेगा। डॉलर को आप 12 महीने के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो ढाई 2.25% मिलेगा। उसी तरह सऊदी रियाल को 3 महीने के लिए करेंगे तो इतना इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब कितना इंटरेस्ट रेट है डिपेंडिंग ऑन टाइम पीरियड वो आपको दिया हुआ है। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि दोस्तों बार बार डेटा यही यहीं से यूज होगा, समझे। अब जाइए दोस्तों, आपने नहीं तो हम आपको शो भी कर देंगे डेटा को, क्योंकि सारा डेटा हमको यहीं से लेना है। अब सवाल ये कर रहा है कि व्हाट इज द 6 मंथ यूएसडी फॉरवर्ड रेट इफ द स्पॉट डॉलर इज 73.75।
मतलब 12 महीना का पहले, अच्छा 12 महीना का, ओके। चलिए एक मिनट रुकिए, इसको हम बाद में करते हैं, पहले इसको करते हैं, फिर हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले इसको करते हैं। व्हाट विल बी द 12 मंथ फॉरवर्ड रेट, समझे? पहले पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर हम लोग ऊपर वाले पे जाते हैं। व्हाट विल बी द 12 मंथ फॉरवर्ड रेट इफ द स्पॉट डॉलर इज 74.00। चलिए, तो दोस्तों हमको क्या दिया हुआ है? हमको दिया हुआ है कि जो स्पॉट यूएसडी वर्सेस आईएनआर है, वो दिया हुआ है इन्होंने 74.00। चलिए अब जरा टेबल पे वापस आ जाइए, आपको 12 महीना का टाइम पीरियड है। तो जरा 12 महीना में दो करेंसी कौन कौन सी है? एक तो डॉलर है और एक तो हमारा रुपया है। तो 12 महीना पे आ जाइए, यहां पे आ जाइए। तो 12 महीना पे जो डॉलर का इंटरेस्ट रेट है वो कितना है? 2.25% है। ठीक है। सो 12 मंथ जो डॉलर का इंटरेस्ट है वो 2.25% है, और 12 मंथ जो आईएनआर का इंटरेस्ट रेट है वो 6.25% है। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपके लिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। देखिए टेबल का यही काम है, टेबल से आपको इंटरेस्ट रेट पता चलेगा। सो 12 मंथ जो डॉलर का इंटरेस्ट रेट है वो है 2.25%, और 12 मंथ जो आपका इंडियन रुपीज का इंटरेस्ट रेट है वो है 6.25%। तो ये दोनों इंटरेस्ट रेट आपको हेल्प करते हैं फॉरवर्ड रेट को कैलकुलेट करने में। आपको ये ना निकालना है फॉरवर्ड रेट क्या होगा। ठीक है। एक एक फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट रेट पैरिटी, आईआरपी, समझे? और ये फॉर्मूला आपको पता है कहां मिलेगा? ये फॉर्मूला मिलेगा आपको ईवीएफएम में। बीएफएम के बुक में कहीं इन्होंने फॉर्मूला लिखा ही नहीं है, राइट? एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट पैरिटी। ये फॉर्मूला आपको मिलेगा एवीएफएम, जब आप एवीएफएम में मॉड्यूल बी पढ़े, मॉड्यूल सी पढ़ेंगे ना, वहां पे ये फॉर्मूला मिलेगा। मैं आपको बता देता हूं इंटरेस्ट रेट पैरिटी का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला ऐसा होता है कि ये कहता है कि यदि आपको फॉरवर्ड रेट निकालना है ना, तो स्पॉट रेट को 1 प्लस आईएनआर रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1 प्लस यूएसडी रेट से डिवाइड कर दीजिए। अब ये आया कैसे वो मैं आपको थोड़ा डिराइव करके बता देता हूं। देखिए ये इसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट पैरिटी फॉर्मूला, समझे? तो लेकिन हम लोग इसको यूज अभी नहीं करेंगे। ये से इसका शॉर्टकट है डायरेक्टली आंसर निकालने का, लेकिन वी आर नॉट यूजिंग राइट नाउ। मैं आपको बेसिक समझा देता हूं। ठीक है, वी आर नॉट यूजिंग दिस कंसेप्ट राइट नाउ। आप बेसिक कंसेप्ट को फॉलो कीजिए। एक काम कीजिए कि यहां पे हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि इसको समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। एक एक डॉलर को लिख सकते हैं क्या? $1 इज इक्वल टू 74.00 रुपी। बोलिए लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा। अब एक काम कीजिए दोस्तों कि आप ना दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कीजिए? दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी और इधर भी। तो यदि इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? $100 हो जाएगा। इधर यदि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7400 हो जाएगा रुपी। अब आप हमसे, अब आप पूछेंगे कि 100 से मल्टीप्लाई क्यों करें? बताइए, पूछेगा ना कि 100 से क्यों मल्टीप्लाई किए यहाँ पे। तो मैं आपको बता रहा हूं, देखिए परसेंटेज है। परसेंटेज को ना 100 के साथ डील करना आसान होता है। आप चाहे तो 1 रुपी से भी निकाल लीजिएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। और आपको 100, आपसे हम यदि पूछें, बताइए 100 का 5% कितना होगा, सीधा बोलिएगा 5 होगा। लेकिन आपसे हम पूछें 1 का 5% बताओ, तो थोड़ा समय लगेगा ना। समझ में आ रहा है? इसीलिए हमने क्या किया, 100 से दोनों तरफ गुना किया। क्यों किया गुना? ताकि हम लोग परसेंटेज से आसानी से डील कर सकें, दैट्स इट, और कोई रोल नहीं है। चलिए यहां तक तो क्लियर हो गया। तो अब आप ये बताइए कि दोनों साइड का इंटरेस्ट को कैलकुलेट कीजिए। जैसे कि एक तरफ है आपका $100, ठीक है, और एक तरफ है आपका 7400। मान लीजिए ये $100 आपने अमेरिका के बैंक में इन्वेस्ट किया। मान लीजिए $100 आपने अमेरिकन बैंक में इन्वेस्ट किया, जैसे सिटी बैंक है वहां इन्वेस्ट किया। तो यूएस साइड पर आ जाइए, तो बताएंगे आप जरा कि $100 को यदि आप अमेरिकन बैंक में इन्वेस्ट करेंगे तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा 12 महीना में? बताइए तो। सिंपल तो है जी। फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ऐसे ही ना सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, वही अप्लाई कर दीजिए। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा? $100 है। रेट कितना है हमारा? 2.25 है। ठीक है। और टाइम कितना है हमारा? एक साल है, वो 12 मंथ लिखा हुआ है। और 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना मिलेगा आपको? 2.25 नहीं मिलेगा। मतलब ये क्या बता रहा है? $2.25 मिलेगा। ये क्या बता रहा है कि यदि आप $100 को अमेरिका के बैंक में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एक साल बाद 2.25% का ये मिलेगा। क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। अच्छा उसी तरह मान लीजिए कि आप 7400 रुपया, 7400 रुपीज इंडियन बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, तो जरा आप कैलकुलेट करके बताइए तो कितना इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है? प्लीज कैलकुलेट। ठीक है, देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, बुक में आपको इतना स्टेप बाय स्टेप कोई नहीं बताएगा।
राइट, बुक में डायरेक्टली आंसर मिलता है, बुक में तो ये चीज दिया भी नहीं हुआ है। राइट, वो तो केवल फॉरवर्ड डिफरेंशियल का फॉर्मूला देख के बैठ गया है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। अब आप ये बताइए कि यदि मान लीजिए 7,400 रुपया आप भारतीय बैंक में निवेश करेंगे, तो और एक साल का इंटरेस्ट रेट है 6.25%, तो कितना आपको ब्याज मिलेगा? यस, तो देखिए क्या करेंगे, 7,400 मल्टीप्लाइड बाय 6.25 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपको मिलेगा 462.5, 462.5 रुपया मिलेगा ना? मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताइए? 462.5 मिलेगा। चलिए, तो आप सोचिए कि आपका आपका प्रिंसिपल कितना था? $100 था, मतलब 100 रुपया आपने इन्वेस्ट किया था यूएस के बैंक में, और आपको ब्याज कितना मिला? 2.25 मिला। तो 100 प्लस 2.25 क्या हो जाएगा आपका? 102.25 हो जाएगा टोटल। अच्छा, आईएनआर साइड में आ जाइए, 7400 प्लस 462.5 कितना हो जाएगा? 7862.5 हो जाएगा। ये रुपीज में मिल गया आपको। तो देखिए, क्या अभी आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या इंटरेस्ट रेट पैरिटी में हमेशा दोनों करेंसी का इंटरेस्ट रेट लेना पड़ता है? यस या नो बताइए। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट पैरिटी। क्या इस केस में हमेशा दोनों करेंसी का इंटरेस्ट लेना पड़ता है? बिल्कुल लेना पड़ता है। तो दोस्तों, अब आप क्या करेंगे लास्ट में कि आपको दोनों का रेट मिल गया, अब आप दोनों को इक्वेट कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए सिंपल सा लॉजिक है। आपसे क्या पूछा है? फॉरवर्ड रेट ही तो पूछा है, एक महीना आप एक साल बाद बता दो। तो $102.25 इज इक्वल टू, राइट, इज इक्वल टू 7862.5 रुपी। अब आपसे, ये तो एक साल बाद का रेट है, आपको जानना कितना है कि $1 कितना रुपया के बराबर होगा। यूनिटरी मेथड नहीं लगा दीजिएगा, तो $1 कितना हो जाएगा? 7862.5 डिवाइडेड बाय 102.25। बोलिए, क्लियर है यहां तक? तो इसको डिवाइड कीजिए तो कितना आ रहा है? इसको डिवाइड करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा 76.89 रुपी। मतलब $1 जो है वो 76.89 रुपया के बराबर है, पैसा के बराबर है। तो आंसर इसका डी नंबर हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताइए, ये कंसेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर है? बिल्कुल। तो दोस्तों, यही कंसेप्ट है। इसका एक शॉर्टकट भी फॉर्मूला है। शॉर्टकट क्या है बताएं? अभी मैंने आपको यहां बताया था। डायरेक्टली इतना लंबा चौड़ा यदि आप नहीं करना चाहते, ये तो स्टेप बाय स्टेप मैंने लॉजिकली समझाया आपको। यदि इतना लंबा चौड़ा नहीं करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली एक फॉर्मूला अप्लाई कीजिए जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट पैरिटी। वो क्या बोलता है कि फॉरवर्ड रेट निकालना है ना, तो स्पॉट रेट लिख दीजिए, इंटू 1 प्लस INR को लिख दीजिए, और इंटू 1 प्लस USD को लिख दीजिए। आइए इसको इसे भी कर लेते हैं। ठीक है, जरा इसे भी कर लीजिए। स्पॉट रेट कितना है हमारा? स्पॉट रेट दिया हुआ है 74। ठीक है, तो स्पॉट रेट लिख दीजिए 74 मल्टीप्लाइड बाय आईएनआर, मतलब कि उसका उसका इंटरेस्ट रेट कितना है? 6.25 है। और इसका कितना है? 2.25, नहीं, आईएनआर 2.25 है। आईएनआर कितना है? 2.25, समझे? तो हाँ ठीक है, नहीं 2.25 आईएनआर नहीं है, सॉरी, इंडियन वाला है 6.25 और यूएसडी वाला है 2.25। तो 1 प्लस 6.25 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2.25, जैसे कैलकुलेट कीजिए तो कितना आ रहा है? तो ये हो जाएगा 7.25 डिवाइडेड बाई 3.25। ठीक है, तो इसका इसको भी कैलकुलेट करेंगे ना आप, तो लगभग लगभग यही आएगा वैल्यू। एक बार करके देख लीजिए खुद से। ठीक है, मैं भी कर रहा हूँ, प्लीज आप भी एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए कितना वैल्यू आ रहा है। राइट, तो 7.25 डिवाइडेड बाय 3.25 इज इक्वल टू 2.23 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 74। एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, यहाँ यहाँ गड़बड़ है। ये एक मिनट रुकिए, इसमें इसमें इस फॉर्मूले में कुछ इशू है। ये डायरेक्ट फॉरवर्ड रेट नहीं दे रहा है। 1 प्लस INR कहीं तो मिसिंग है कुछ। 1 प्लस INR 6.25, 1 प्लस USD, नहीं नहीं, ये आपको ज्यादा वैल्यू दे रहा है 7। एक मिनट, हम इस ये फॉर्मूला को हम चेक करते हैं, बाद में आपको हम इसका शॉर्टकट फॉर्मूला बताते हैं। लेकिन फिलहाल जो बेसिक मेथड है अभी हम लोग उसको फॉलो करते हैं। राइट, स्टेप बाय स्टेप समझ में आया आपको? राइट, चलिए एक एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। तो जरा इसको कैलकुलेट कैलकुलेट करके खुद से बताइए तो। 6 मंथ, 6 मंथ वाला खुद से कैलकुलेट कीजिए तो। राइट, ये आपके लिए क्वेश्चन है। 6 मंथ USD फॉरवर्ड रेट इफ द स्पॉट डॉलर इज इतना, इसको जरा करके बताइए तो कितना आएगा। तो फिर से टेबल पे आ जाइए, 6 मंथ का डेटा देखिए। राइट, 6 मंथ का जरा डेटा देखिए क्या क्या दे रखा है। फिर से डॉलर और आईएनआर ही है। तो 6 मंथ में जो डॉलर है वो 2% है, और आईएनआर है वो 6% है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 6 मंथ जो डॉलर का रेट है वो कितना है?
कितना है 2% और आईएनआर है 6%। और आईएनआर कितना है 6%। समझे? तो अब ये दो रेट इन्होंने दे रखा है और आपको स्पॉट दे रखा है। चलिए आप खुद से कैलकुलेट कीजिए, मैं भी कैलकुलेट करता हूँ। तो आप लिख सकते हैं कि $1 इज इक्वल टू 73.75 रुपी। तो $100 कितना हो जाएगा? 100 से गुना करने का एक ही लॉजिक है कि कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाता है। तो $100 इज इक्वल टू 73.7375 रुपीज। आप एक तरफ डॉलर आ जाइए और एक तरफ आप आईएनआर वाला आ जाइए। तो डॉलर वाले साइड में आ जाइएगा तो $100 है और ब्याज कितना है? डॉलर के इन्वेस्टमेंट का 2% है। लेकिन देखिए 6 महीना पे ही करना है, यहाँ पे गलती होता है लोगों में। ये जो 2% दिया हुआ है ना, वो एनुअल रेट है। क्या है? एनुअल रेट। और हमको इन्वेस्टमेंट करना है 6 महीना के लिए। समझे? तो पी इंटू आर, आर कितना है? 2%। लेकिन 2 को आप क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आपको 6 महीना के लिए चाहिए ना। समझ में आ रहा है? या टी, या एक काम कीजिए, रेट को 2 ही रहने दीजिए, टाइम पीरियड को देख लीजिए। टी कितना है? 6/12 कर दीजिए। समझे? 6/12 कर दीजिए इंटू 100, यही ना होगा? तो इसको कैलकुलेट कीजिए तो कितना आ रहा है? तो यू विल गेट आई थिंक 1, राइट, $1। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए? देखिए अब आप पूछेंगे कि 6/12 क्यों किया? 6/12 हमने इसलिए किया क्योंकि हमें जो टाइम है वो 6 महीना दिया हुआ है और जो रेट है वो एनुअल दिया हुआ है। तो एक यूनिट में लाना पड़ेगा ना। सेम यूनिट में लाने के लिए हमने क्या किया? 6/12 किया। तो जो आपको $1 मिला, ये आपको ब्याज मिल रहा है। किस पे ब्याज मिल रहा है? यदि आप $100 इन्वेस्ट कर रहे हैं यूएस के बैंक में और आपका 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आपको $1 का ब्याज मिल रहा है। चलिए, तो अब आप आईएनआर वाले साइड में आ जाइए। तो 7375 इंटू आर, आर कितना है? 6% है, इंटू टी 6 महीना अपॉन 12 यूनिट सेम करने के लिए इंटू 100। इसका वैल्यू कितना आएगा? जरा कैलकुलेट कीजिए तो। इसका वैल्यू कितना आएगा? तो इसका जो वैल्यू आपको मिलेगा तो वो मिलेगा टू टू सॉरी, इसका वैल्यू 221, यस, 221.25 मिलेगा। 221.25, 221.25। समझे? तो ये आपको इतना ब्याज मिल रहा है, दिस मच इंटरेस्ट यू आर गेटिंग। सो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा डॉलर पे और आईएनआर पे? तो टोटल अमाउंट डॉलर हो जाएगा 100 + 1 यानी 101, $101। और इधर कितना हो जाएगा? 7375 + 221 यानी 6957596.25, इतना रुपी। ये 6 महीना बाद का रेट है। तो $1 का रेट कितना हो जाएगा? 7596.25 डिवाइड बाई 101, राइट। तो इसका वैल्यू आपको मिलेगा 75.21, 75.21 यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ये फॉरवर्ड रेट निकलेगा। तो दोस्तों समझ में आया ये आपको? राइट, हाँ, हाफ हो जाएगा। चलिए, तो इस प्रकार से दोस्तों 5 क्वेश्चन का केस स्टडी है जिसका आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। इसको एक बार ट्राई कीजिएगा, बाकी क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, है ना। अब आप रियाल दे देगा, ठीक है, तो उसका बता दो। तो क्योंकि 3 करेंसी इन्होंने दे रखा है। तो इस प्रकार की केस स्टडी एग्जैक्टली सेम केस स्टडी आए थे हमारे जुलाई वाले एग्जामिनेशन में। तो हो सकता है कि ऐसा केस स्टडी रिपीट हो आगे आने वाले कुछ एग्जामिनेशन में। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। होपफुली आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा आज के सेशन से। और जो नेक्स्ट सेशन होगा उसका मैं आपको जो टाइमिंग है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। और इस पार्टिकुलर सेशन का जो रिकॉर्डिंग है वो भी अवेलेबल होगा हमारे कोर्स में। एक सेपरेट फोल्डर आपको दिखेगा रिकॉर्डिंग का, लाइव सेशन रिकॉर्डिंग, हिंदी में हो इंग्लिश में हो, दोनों में अवेलेबल है। इसके माध्यम से अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।